हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनेस्थीसिया टॉक्स फॉर ऑल। दोस्तों, यदि आप किसी क्राइम इन्वेस्टिगेशन को या किसी क्राइम को फॉलो करते हैं कि उसकी इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से की जा रही है और उसमें क्या क्या अपडेट्स हैं, तो आपने कई बार ये सुना होगा या कई बार ऐसी न्यूज़ सुनने में आपको मिली होगी कि कोर्ट ने जो ऑनरेबल कोर्ट हैं उन्होंने पुलिस को ये मंजूरी दे दी है कि इस क्रिमिनल का, जो अलेज्ड क्रिमिनल है, उसका नार्को टेस्ट किया जाए या उसका कोई पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाए। तो बेसिकली हम उस चीज़ में उसको ये एनालिसिस करते हैं, उसका ये समझ लेते हैं जो जन साधारण है, ये कॉमन लोग, कि इससे वो जो क्रिमिनल है वो बिल्कुल सच बोलेगा और उसका जो भी टेस्ट किया जाएगा उससे वो जो एक्चुअल में इवेंट हुआ था वो उसमें इन्वॉल्व है या नहीं, वो उसके बारे में बिल्कुल सच सच बता देगा। तो बेसिकली ये जो नार्को टेस्ट है या पॉलीग्राफ टेस्ट है, ये एक्चुअल में है क्या ये एक ही टेस्ट हैं, क्या ये अलग अलग टेस्ट हैं, और इनमें क्या होता है, क्या पेशेंट सच में, या क्या ये जो क्रिमिनल होता है क्या ये सच में बिल्कुल अपना जो एक्चुअल में इवेंट्स हुए होते हैं जिसमें वो इन्वॉल्व होता है या नहीं होता है वो सच में बता देता है। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। प्लस इसमें जो एनेस्थीसिया का क्या रोल होता है, अभी आपको सरप्राइज़ हो गए कि इसमें एनेस्थीसिया का बहुत बड़ा रोल है इन टेस्ट को कंडक्ट करने में। तो मैं इसी के बारे में आज मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा। उम्मीद है आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। आपने नार्को टेस्ट के बारे में सुना होगा, ये जो बहुत फेमस जो आरुषि मर्डर केस हुआ था उसमें भी नार्को टेस्ट किया गया था। तो हमने सुना ये बहुत बार है नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट, बट बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में नॉलेज है या इन्फॉर्मेशन है कि ये एक्चुअल में किस तरीके से किया जाता है। कई बार हम कॉमिक्स में या इसमें कार्टून्स में भी देखते हैं कि कोई एक मशीन होती है, उस पर व्यक्ति जो है वो हाथ रखता है तो वो जब सच बोलता है तो वो रेड बटन हो जाता है या ग्रीन बटन हो जाता है। इस तरह की कोई मशीन होती है। एक्चुअल में ये है क्या चीज़, किस तरीके से ये जो सच और झूठ का जो है वो हम एनालिसिस करते हैं, किस तरीके से पता लगता है, कितना ये रिलायबल है, उसी के बारे में आज मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। जो ये टेस्ट होते हैं इनका नाम होता है डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट्स। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये डिसेप्शन जो शब्द है ये एक्चुअल में क्या है। डिसेप्शन शब्द का मतलब होता है कि कोई भी क्रिमिनल या अलेज क्रिमिनल कोई भी अगर अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी करता है या देता है या कोई उसका एक्शन होता है किसी भी तरीके से जो कि झूठ पे बेस्ड है, वो अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए कोई भी स्टेटमेंट देता है, उसको हम डिसेप्शन बोलते हैं। तो हमें ये पता करना है कि ये जो इसने स्टेटमेंट दिया है या ये इसने जो एक्शन लिया है वो सच है या नहीं है। बेसिकली हमने उसको डिटेक्ट करना है, इसलिए इन टेस्ट को डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट बोला जाता है। तो इसके 3 प्रकार के ये टेस्ट होते हैं। नार्को टेस्ट होता है, पॉलीग्राफ टेस्ट होता है और थर्ड वन इज ब्रेन मैपिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं कि तीनों के नाम अलग अलग लिखे हुए हैं, तो इसके ये साफ जाहिर हो जाता है कि ये टेस्ट तीनों अलग अलग होते हैं। इनका मेथड जो करने का है वो अलग अलग होता है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट ये सब एक ही टेस्ट होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। कई बार इस बारे में भी चर्चा छिड़ी है कि हालांकि ये जितने भी टेस्ट हैं, डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट जो हैं, ये कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। इनके जो एविडेंस या जो भी इनका एनालिसिस रिपोर्ट आती है कोर्ट इनको मानती नहीं है। लेकिन फिर भी कई बार ये चर्चा छिड़ी है कि जो कई बार पुलिस द्वारा सच निकालने के लिए कई बार थर्ड डिग्री जो मेथड्स जो अप्लाई किए जाते हैं क्रिमिनल्स के ऊपर, कई बार जो इनह्यूमन एफर्ट्स जो लगाए जाते हैं, तो कई बार उसके बारे में सोचते हैं कि डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट जो है वो फिर भी थोड़ा बेटर तरीका है, बेटर वे आउट है क्रिमिनल से सच निकालने का। सबसे पहले आते हैं हम नार्को एनालिसिस पे, या नार्को टेस्ट भी जिसको बोलते हैं। देखिए, इसमें एक जो इसका प्रिंसिपल है या जो इसका मेन बेसिस है करने का, वो ये है कि जब भी कोई क्रिमिनल या कोई भी व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसको उस झूठ को बोलने के लिए कुछ ना कुछ एक इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। या अगर आप कोई बच्चे का भी लगा लें या कोई भी आप खुद को भी अगर एग्जाम्पल के तौर पर लें, यदि आप किसी भी तरीके से कोई किसी के रिलेटेड झूठ बोलते हैं तो आपको उससे रिलेशन में कुछ ना कुछ आपको इमेजिनेशन में कुछ ना कुछ आपको कहानी बनानी पड़ेगी जिसको आप एक झूठ बोल के उसको प्रिटेंड कर सकें कि नहीं जी ऐसे नहीं हुआ था, ऐसे हुआ था। वो आपकी एक इमेजिनेबल थॉट है जिससे आप वो झूठ बोल रहे हैं।
तो सिमिलरली क्रिमिनल भी इसी तरीके का कुछ इमेजिनेशन यूज़ करता है और वो झूठ बोलता है कि नहीं मैं उस जगह पे था ही नहीं, या मैं फलानी जगह पे था उस समय, या ये मैंने नहीं किया इस तरीके का। तो वो कुछ ना कुछ इमेजिनेशन सोच रहा है। तो नार्को एनालिसिस का बेसिक जो मेन प्रिंसिपल है वो यही है कि हम उसकी जो इमेजिनेशन, जो सोचने की जो शक्ति है वो ख़त्म कर देते हैं, जिससे वो झूठ बोलने के लिए वो सोच ही नहीं पाता कि मैं झूठ बोलने के लिए जो इमेजिनेशन करनी है या जो थॉट प्रोसेस करना है वो सोच ही नहीं पाता है। यही इसका मेन प्रिंसिपल है। जब हम उसके इमेजिनेशन प्रोसेस को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो वो एक सेमी कॉन्शियस स्टेट में चला जाएगा। वो आपकी बात का जवाब देगा, लेकिन वो उसकी सोचने की शक्ति नहीं रहेगी। जो उसके दिमाग में पहले से ही प्री रिकॉर्डेड इवेंट्स हैं, केवल वही वो आंसर देगा और नया कुछ थॉट प्रोसेस या नया कोई इमेजिनेशन नहीं बना पाएगा। यही बेसिकली इसका प्रिंसिपल है। और ऐसी सेमी कॉन्शियस स्टेट में झूठ बोलना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। जो नार्को एनालिसिस टेस्ट है हमारे देश में ये बेंगलोर और गुजरात में किया जाता है। इसके लिए एक फोरेंसिक लेबोरेटरी चाहिए होती है, जिसमें एक माइनर ऑपरेशन थिएटर की फैसिलिटी भी होनी चाहिए, और इसमें एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स होती है। इस टीम ऑफ एक्सपर्ट्स में क्लिनिकल फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होता है, साइकेट्रिस्ट होता है, फिजिशियन होता है और एनेस्थेटिस्ट भी होता है, एक ऑडियो वीडियोग्राफर होता है और राइटर भी होता है। ये पूरी एक टीम होती है एक्सपर्ट्स की, जिसमें ये सारा हर एक का अपना अपना फंक्शन होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये कोई भी प्रोसीजर जो इस तरीके का प्रोसीजर है, डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट है, ये बिना कंसेंट के नहीं होते। कंसेंट मतलब मंजूरी इसमें कोर्ट की भी मंजूरी होती है और जिसके ऊपर हम कर रहे हैं उसकी मंजूरी होना बहुत ज़रूरी होता है। कंसेंट जिसे वो बोलते हैं, कंसेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप ये टेस्ट कर सकते हैं। अब यदि हम इस प्रोसीजर पे आएँ, इसके नार्को टेस्ट के प्रोसीजर पे आएँ, तो इसमें 4 स्टेट्स रहती हैं। नंबर 1 प्री टेस्ट इंटरव्यू, प्री नार्कोटिक स्टेट, सेमी नार्कोटिक स्टेट एंड पोस्ट टेस्ट इंटरव्यू। तो बेसिकली ये 4 जो स्टेट्स होती हैं या स्टेजेस होती हैं, इनमें ये नार्को टेस्ट किया जाता है। मैं आपको ब्रीफली इन चारों स्टेजेस के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। जैसे जो प्री टेस्ट इंटरव्यू है, इसमें जो क्रिमिनल है उससे जो उसके बारे में कोई उसकी और कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कोई और उसको इश्यूज़ तो नहीं है किसी तरीके के, या कोई उसको सांस की तकलीफ़ या ब्लड प्रेशर या और कोई भी किसी भी तरीके की फिजिशियन या मेडिकल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसको बेसिकली एक तरह का पीएसी किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था, प्री एनेस्थीसिया चेकअप किया जाता है। जैसे हम ऑपरेशन से पहले करते हैं उसी तरीके से उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, पूरा चेकअप किया जाता है, जिसको हम प्री टेस्ट इंटरव्यू बोलते हैं, और पूरा उसको एवेल्यूएट भी किया जाता है। उसके बाद आता है प्री नार्कोटिक स्टेट। प्री नार्कोटिक स्टेट में पेशेंट को या जो क्रिमिनल है सो कॉल्ड, उसको हम उस टेबल पे लेटा लिया जाता है, जो लेबोरेटरी में जो टेबल है वहाँ पे उससे बात की जाती है, वहाँ पे उसको मॉनिटर्स अटैच किए जाते हैं उससे रूटीन में, ताकि उसको काम डाउन हो जाए, वो उससे बातचीत की जाती है और उससे कोई हिस्ट्री ली जाती है कि कोई मिस ना हो गई हो। फिर आता है सेमी नार्कोटिक स्टेट। इस स्टेज में एनेस्थेटिस्ट द्वारा एक ड्रग जो है इंजेक्ट की जाती है मॉनिटर्स वगैरह लगाने के बाद, जिसको हम थायोपेंटोन सोडियम बोलते हैं। ये हम ऑपरेशन थिएटर में भी बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं ये ड्रग, और इसकी ग्रेडेड डोजेज में इसको दिया जाता है। इसको ट्रुथ सीरम भी बोलते हैं बेसिकली, क्योंकि इसको जैसा होता है कि ये देने से जो पेशेंट है वो या क्रिमिनल है वो सच्चाई बोलता है, इसलिए इस ड्रग को नाम ट्रुथ सीरम के नाम से भी जाना जाता है। तो थायोपेंटोन सोडियम जो है वो दिया जाता है, और इसकी एक लिमिट होती है कि जब पेशेंट की जो स्पीच है, क्योंकि उससे बातचीत भी कंटिन्यू कर रहे हैं, जब वो सेमी कॉन्शियस स्टेट में चला जाता है, जिससे उससे पता चलता है कि उसकी स्लरिंग ऑफ स्पीच होने लगी है, जो उसकी स्पीच है वो थोड़ा सा उखड़ने लगी है, पूरी तरीके से जवाब नहीं दे पा रहा है, तो वहाँ पे हम उसको ड्रग इंजेक्ट करना बंद कर देते हैं। फिर एक प्री सेटअप क्वेश्चनियर होता है जो फोरेंसिक्स द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। फिर वो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे उससे पूछते हैं, और ये जो सारा का सारा इंटरव्यू है ये ऑडियो और वीडियो दोनों इसकी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, और जो आंसर्स वो दे रहे हैं, जो क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं, वो उसके रिटर्न में भी एक जो राइटर होता है वो लिखता भी है सारा कुछ। उसके बाद जब ये सारा रिकॉर्डिंग हो जाती है, सारा जो भी क्वेश्चंस पूछने थे रिलेटेड टू क्राइम सीन या नॉर्मल भी जो क्वेश्चंस पूछने थे वो सारे पूछ लिए जाते हैं,
और उसके बाद पेशेंट जो है या जो क्रिमिनल है वो पोस्ट टेस्ट इंटरव्यू स्टेज में आ जाता है। उसके बाद उससे रूटीन में बातचीत की जाती है, उसका कॉन्शियस लेवल देखा जाता है कि वो वापस सेमी कॉन्शियस स्टेट से कॉन्शियस लेवल में आया है कि नहीं वापस, और उसको मॉनिटर्स लगाए जाते हैं ताकि उसकी ऑब्जर्वेशन की जा सके। क्योंकि कई बार जैसे हम ऑपरेशन थिएटर में भी देखते हैं, कई बार पेशेंट होश में आ जाता है, लेकिन उस नार्कोस टेस्ट के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। सबसे पहले तो जो ड्रॉबैक है वो यही है कि ये कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। हालांकि कोर्ट द्वारा परमिशन दी जाती है या कंसेंट दी जाती है, उसके बाद ये टेस्ट होता है, लेकिन स्टिल इसकी जो एनालिसिस रिपोर्ट आती है बाद में, उससे हम जस्ट एक इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, एक वे आउट निकाल सकते हैं, बट आप उस चीज़ को कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर सकते कि ये चीज़ क्रिमिनल ने एक्सेप्ट कर ली है, क्योंकि ये जो नार्को टेस्ट की रिपोर्ट है ये एडमिसिबल नहीं है। तो यही सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि जब ये क्वेश्चंस पूछते हैं, कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं या कई क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही वेल ट्रेंड होते हैं और बहुत ही जिन्होंने एक तरीके से आप कहें कि मेडिटेशन करके या बहुत ज़्यादा अपने आप को मेंटली बहुत स्ट्रांग किया होता है, वो इन क्वेश्चंस को भी इवन इन सेमी कॉन्शियस स्टेट वो इन क्वेश्चंस को, सच्चाई को रोक लेते हैं, बताते नहीं हैं और डिस्क्लोज़ नहीं करते। इवन वो पूरी कॉन्शियस स्टेट में नहीं है और कई बार अनकॉन्शियस भी हैं, तब भी वो उस चीज़ को पूरा बयान नहीं करते हैं। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट ड्रॉबैक ये है कि इवन आफ्टर ये जो ड्रग दे भी दी है, जो हमने थायोपेंटोन सोडियम, स्टिल ज़रूरी नहीं है कि आपको उस तरीके के रिजल्ट्स मिलें। हो सकता है जो क्रिमिनल है वो कुछ भी ना बोले, हो सकता है वो बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाए या बहुत ज़्यादा उसका वायलेंट बिहेवियर हो जाए। इस तरह का जो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर होता है वो भी कई बार देखने को मिलता है। और नेक्स्ट है जो इसमें कई बार ये भी सोचा जाता है, कई बार ये भी कुछ सोशल मीडियाज़ पे आए रिपोर्ट्स आई हैं कि ये जो टेस्ट है ये बेसिकली एक तरीके का असॉल्ट है, इसको चाहे फिजिकल असॉल्ट कह लो या मेंटली एक असॉल्ट है पेशेंट के ऊपर, क्रिमिनल के ऊपर, आप ये ऐसे नहीं कर सकते। इसी वजह से इसके ऊपर टाइम टू टाइम डिबेट्स होती रहती हैं, क्वेश्चंस इस पे रेज होते हैं कि ये ऐसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट स्टिल सम पीपल फील कि जो थर्ड डिग्री मेथड्स जो अपनाए जाते हैं क्रिमिनल से सच निकालने के लिए, उनसे कम से कम ये थोड़ा बेटर ही है, बट इसकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो मैंने आपको बताए। नेक्स्ट आते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट पे। जो नार्को टेस्ट में जैसे मैंने आपको बताया हमने इंजेक्शन दिया था और उससे हमने पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक किया था। जो पॉलीग्राफ टेस्ट है बेसिकली उसमें क्या होता है कि हम उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं बॉडी के, वो हम चेक करते हैं। क्योंकि जब क्रिमिनल झूठ बोलता है या कोई अपने आप से कोई इमेजिनेशन थॉट बोलता है तो उसके पैरामीटर्स में चेंज आता है। ये आप खुद पे भी लगा के देख सकते हैं। यदि हमने कभी झूठ बोला हो या हम कोई चीज़ घर पे छुपा रहे हो, जैसे बच्चे कई बार कोई चीज़ छुपाते हैं, पेरेंट्स से छुपाते हैं, या किसी भी तरीके का कोई चीज़ हम छुपा रहे हो या झूठ बोल रहे हो, तो हमारी बॉडी जो है वो थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट करती है। हम थोड़ा सा डरे होते हैं, हमारी दिल की धड़कन बहुत तेज़ होती है और कई बार हमें गूज बम्प्स भी आए होते हैं, जैसे कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाना, इस टाइप का कुछ बॉडी जो बिहेवियर होता है वो अलग होता है। तो इस पॉलीग्राफ टेस्ट में बेसिकली हम उसी चीज़ को, उन इंडिसेस को ही मेज़र करते हैं कि जब पेशेंट या जो क्रिमिनल है वो बोल रहा है, झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, जो अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट दे रहा है, डिसेप्शन दे रहा है, अगर उसकी बॉडी में कोई चेंजेस आते हैं ब्लड प्रेशर में या किसी भी चीज़ में, तो उनको हम मेज़र करते हैं और उसके बाद एक एनालिसिस रिपोर्ट दी जाती है कि ये जो चेंजेस आने का मतलब यही है कि वो हाइपर अराउजल स्टेट, मतलब एक एक्साइटमेंट की स्टेज में चला गया था और उसको इस वजह से, क्योंकि उसने झूठ बोला, इस वजह से उसको ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो किया गया। तो इसमें जो टेस्ट मेजर करते हैं या जो इंडिसेस हम देखते हैं, एक तो ब्लड प्रेशर देखते हैं, पल्स रेट देखते हैं और रेस्पिरेटरी रेट, जो लास्ट हम देखते हैं स्किन की जो प्रेशर होता है, स्किन कंडक्टिविटी, उसको देखते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, पॉलीग्राफ इंस्ट्रूमेंटेशन की ये एक फोटोग्राफ है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट करने के लिए, ये क्या क्या यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये न्यूमोग्राफ ट्यूब होती है जो चेस्ट के ऊपर बांधी जाती है, जिससे हम जो रेस्पिरेशन है, जो सांस लेने की विधि है, वो हम रिकॉर्ड करते हैं। फिर एक ब्लड प्रेशर कैफ होता है जिससे हम बीपी रिकॉर्ड करते हैं। फिर एक इलेक्ट्रोडर्मल इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो उंगलियों पे लगाए जाते हैं,
ताकि उनसे स्किन कंडक्टिविटी हम मेज़र करते हैं कि स्किन में किस तरीके का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है वो किस तरीके का हो रहा है जब पेशेंट बोल रहा है या क्रिमिनल बोल रहा है। और नेक्स्ट है पल्स ऑक्सीमीटर, उससे हम पेशेंट की जो सैचुरेशन है, ऑक्सीजन सैचुरेशन या जो पल्स कितना उसका बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये सब चीज़ें हम उससे एनालाइज कर सकते हैं। ये आप सारा पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि जहाँ जहाँ न्यूमोग्राफ ट्यूब और बीपी कर्व और इलेक्ट्रोड्स लगाए गए हैं डिफरेंट तरीके से। अब आते हैं एनालिसिस ऑफ पॉलीग्राफ टेस्ट। तो जब एनालिसिस किया जाता है इन सारी रीडिंग्स को लेके, तो इस तरह का कुछ ग्राफिक पैटर्न हम देख पाते हैं। इस ग्राफिक पैटर्न को जब एनालाइज करते हैं तो इसमें कई बार हम देखते हैं कि किसी किसी जगह पे पेशेंट ने बहुत ज़्यादा डीप ब्रीथ किया है, या उसकी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया था या कम हो गया था, या उसका पल्स रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया था या कम हो गया था। इस तरह के जो चेंजेस आए हैं या स्किन कंडक्शन में चेंजेस आए हैं, वो हम फिर नोट करते हैं कि उस समय उस पर्टिकुलर टाइम पे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था, या वो जो झूठ बोल रहा था या वो जो कोई भी कमेंट कर रहा था वो रूटीन के कमेंट थे या रिलेटेड टू क्राइम सीन ही कुछ बोल रहा था। तो फिर उस चीज़ को एनालिसिस करके वो एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। पॉलीग्राफ टेस्ट या इवन जो बाकी टेस्ट भी हैं, नार्को टेस्ट, उनकी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस जैसे अगर कोई पेशेंट प्रेग्नेंट है या क्रिमिनल कोई प्रेग्नेंट है तो उसको ये पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं किया जाता है, या कोई मेंटली उतना साउंड नहीं है, मेंटली उतना एक्टिव नहीं है, उसकी हिस्ट्री है थोड़ा मेंटली रिटार्डेड होने की, उस पर भी इस तरीके के टेस्ट नहीं किए जाते हैं। या जिनको कोई न्यूरल कोई प्रॉब्लम है या जिनकी नर्व्स कोई डैमेज हो चुकी हैं, उनके ऊपर भी ये टेस्ट नहीं किया जाता। या जिनको कोई स्ट्रोक की यानी अधरंग की कोई हिस्ट्री है, या कोई इनको जो एपिलेप्सी होता है या दौरे वगैरह पड़ते हैं, या उनकी कोई मेडिसिन खाते हैं, एंटी एपिलेप्टिक जो मेडिसिन होती हैं कई लोग वो खाते हैं, तो वो भी ये कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है, उन पे भी ये टेस्ट नहीं किया जाता। ये सब जो बीमारियां हैं ये जब शुरू में चेकअप हुआ था, प्री टेस्ट जो इंटरव्यू होता है उसमें सारा हर क्रिमिनल या पेशेंट का ये चेक किया जाता है कि ये सब प्रॉब्लम्स किसी में है तो नहीं। अगर ये प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनको फिर ये टेस्ट के लिए आगे नहीं प्रोसीड किया जाता। रिलायबिलिटी ऑफ पॉलीग्राफ टेस्ट, सेम इश्यूज इसके साथ भी हैं जो नार्को टेस्ट के साथ इश्यूज थे, सेम इश्यूज इसके साथ भी हैं। कोर्ट में ये एडमिसिबल नहीं है। दूसरा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है, हम बेसिकली इसमें स्ट्रेस रिस्पॉन्स को ही मेज़र कर रहे हैं कि पेशेंट जब क्रिमिनल झूठ बोल रहा है तो उसका स्ट्रेस, उसकी बॉडी में स्ट्रेस होता है, हम प्रिज्यूम करते हैं कि उसकी बॉडी स्ट्रेसफुल कंडीशन में होगी। लेकिन कई लोग ऐसा होते हैं जो अपनी बॉडी को स्ट्रेस में नहीं आने देते, इवन इफ़ दे आर स्पीकिंग लाइज ऑल्सो। तो इसलिए रिलायबल नहीं है कि जो व्यक्ति ने अगर सब कुछ ठीक ही बोला है और पॉलीग्राफ टेस्ट नेगेटिव आया तो उसका ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसने सच ही बोला होगा। तो ये कुछ एक प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं। दूसरा, ये एडमिसिबल नहीं है कोर्ट में। लास्ट है ब्रेन मैपिंग। ये इतना फ्रीक्वेंटली या इतना कॉमनली नहीं किया जाता है। ब्रेन मैपिंग बेसिकली आपके जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, जो ब्रेन के ऊपर या हेड के ऊपर कुछ इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं, जिससे हम जो पोटेंशियल्स होते हैं, इवोक्ड रिवोक्ड पोटेंशियल्स बोलते हैं उनको, वो मेज़र किए जाते हैं और एक वेव फॉर्म बनती है जिसको P300 भी बोलते हैं, P300 वेव टेस्ट भी बोलते हैं इसको। वो हम रिकॉर्ड करते हैं। इसमें क्या होता है, जब क्रिमिनल को बिठा दिया जाता है, उसके हेड के ऊपर ये इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं, उसके बाद उसको कुछ क्राइम सीन से रिलेटेड कुछ फ़ोटोज़ या कुछ वीडियोज़ या कुछ भी उससे रिलेटेड दिखाया जाता है। पहले उसको रूटीन की चीज़ दिखाई जाती है, जैसे कोई मूवी दिखा दी, थोड़ा कुछ क्लिप दिखा दिया। उसके बाद इन बिटवीन उसको क्राइम सीन से रिलेटेड कोई फोटोग्राफ या कोई क्लिपिंग दिखा दी जाती है वीडियो की। तो उसके बाद एनालिसिस किया जाता है कि जो वेव्स बन रही हैं ब्रेन के द्वारा, जो आ रही हैं जो पोटेंशियल्स की जो वेव आ रही है, वो किस तरीके के किस पैटर्न में आ रही है जब बीच में हमने क्लिपिंग डाली है क्राइम सीन से रिलेटेड। तो उसके द्वारा एनालाइज करके पूरा एनालिसिस करके पी वेव्स किस तरीके की बन रही हैं, 300 जो मिली सेकेंड वाली जो वेव्स हैं वो किस तरीके की बन रही है, फिर एक एनालिसिस किया जाता है और उससे फिर रिजल्ट दिया जाता है कि इसमें क्या पॉजिटिव है या क्या नेगेटिव है। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये P300 वेव्स जो टेस्ट है वो इस तरह का कुछ ग्राफिक पैटर्न बनता है और कुछ बेसिक पैटर्न्स होते हैं वो रूटीन में जो नॉर्मल अगर ब्रेन एक्टिविटी है तो वो किस तरीके का होता है, और जब कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है या कोई जब उसको इस तरह कोई वीडियो या कोई फोटोग्राफी एकदम सडनली दिखा दी जाती है तो उसका किस तरीके का वेव पैटर्न बनता है। इन दोनों को फिर हम को रिलेट करके
उसको एनालाइज करते हैं और इसको फिर ब्रेन मैपिंग टेस्ट बोलते हैं। उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड यदि आपकी कोई क्वेरी हो, यदि आपको कोई डाउट हो, आप प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।